ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस। ना हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस क्या होता है? सबसे पहले एकदम सिंपल केस लेता हूं, इथीन, और इस पर हम सबसे पहले डालते हैं B2H6 प्लस ड्राई ईथर। और इसमें फर्स्ट स्टेप में जो बनता है CH2H CH2 BH2 कैसे बनता है सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, ड्राई ईथर यहां पर कर क्या रहा है हमारी लाइफ में? देखो, ट्राई टू रियलाइज B2H6 में दोनों बोरॉन के बीच में हमारा क्या है? बनाना बॉन्ड है ना। ईथर जैसे ही आएगा वो B2H6 को तोड़ेगा इन BH3, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरॉन पे डोनेट करके ये बनाएगा सबसे पहले एडक्ट O प्लस BH3 माइनस। ठीक है, एंड ये हमारा R2O यानी ड्राई ईथर converts dimeric B2H6 to monomeric BH3. B2H6 converts dimeric B2H6 to monomeric BH3. नाउ यहां पर क्या होता है? देखो, जैसे ही मोनोमरिक बना तो मोनोमरिक बनने के बाद क्या होगा? जो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल है वहां पर हमारा पाई बॉन्ड हुआ डोनेट, और जैसे ही पाई बॉन्ड डोनेट हुआ तो सबसे पहले एक बार के लिए ये पार्शियल बॉन्ड, ये वाला भी पार्शियल बॉन्ड, कार्बन पर आ गया डेल्टा प्लस और ये वाला बोरॉन पे आ गया डेल्टा माइनस। ठीक है ना। जैसे ही बोरॉन पे डेल्टा माइनस है, क्योंकि बोरॉन ठीक ठाक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो अपना डेल्टा माइनस को शिफ्ट करता है हाइड्रोजन पर। BH2 और बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकन होना चालू होता है, यानी बोरॉन अपना डेल्टा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट करता है, और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो डेल्टा प्लस वाला कार्बन है उसकी ओर शिफ्ट करता है। सो सबसे पहले ये वाला चीज हमारा बनता है, दिस इज द 4-membered cyclic intermediate, and not actually intermediate, transition step. So first we get a 4-membered cyclic transition step in this reaction. And now in the next step, ये बोरॉन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे के पूरे ये वाले बॉन्ड पे शिफ्ट होता है, और कार्बन कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
पूरी तरीके से कार्बन और बोरॉन के बीच में शिफ्ट होता है और ये शिफ्ट होकर यहां पर लग जाता है BH2 और यहां पर लग जाता है H। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इंटरमीडिएट जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो ढंग से ये वाला स्टेप को। ओके, अच्छा, मेन फंडा क्या है? BH2 अटैचेस टू लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट। BH2 हमेशा वहां पर लगेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहां पर तो सिमेट्रिक है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे कभी भी जब हम ऐड करेंगे तो BH2 जो है वो हमारा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट पर ही हमेशा अटैच होने वाली है। एडिशन ऑफ H and BH2 is always sin। H और BH2 क्योंकि सेम ही स्टेप में ऐड हो रहा है तो दोनों एक ही स्टेप पर हमारा ऐड जो है वो होने वाला है। दोनों कभी भी अलग स्टेप पर ऐड नहीं हो सकता है और उस कारण पे दोनों कभी भी एंटी से ऐड हो ही नहीं सकता है। तो एक बात तो आगे की जिंदगी के लिए भी कान खोल के सुन लो, दो जो स्पीसीज लग रहा है अगर वो सेम स्टेप में लगे तो वो एडिशन हमेशा सिन ही होगा और दो अगर अलग स्टेप में लगे तो हमेशा वो एंटी ही होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। सबसे पहले ये चीज को हम अपने दिमाग पे ढंग से डाल ले, राइट? तो ये वाला हो जाने के बाद इस पूरे चीज को एक नाम दे दो R। तो हमारे पास क्या है? RBH2, साथ में वापस एक बार एल्कीन आएगा क्योंकि अभी भी बोरॉन के पास दो हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहां से? R2BH और वापस और एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा हमारे पास R3B। तो ये R3B is the most important intermediate in this reaction. This is the alkyl derivative of BH3। ठीक है, R3B जो है वो हमारा बनेगा। अब R3B पे क्या डालता हूं उसके ऊपर डिपेंड करके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर मान लो R3B पर मैं सबसे पहले डालता हूं H2O2, ठीक है? सो होगा क्या? H2O2 का स्ट्रक्चर क्या है? ये बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करेगा, ठीक है? और बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करते हुए क्या बन जाएगा? R3B माइनस, R को तीनों ड्रॉ कर देता हूं, OO now what happens is ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन को स्नैच करता है और खुद वाटर बन के निकलता है एंड R माइनस माइग्रेट्स हियर और बन जाएगा हमारे पास RBr
OR। वाटर जो है वो हमारा निकल गया। एंड सेम रिएक्शन को मैं वापस, अगर H2O2 और एक मोल है, ये बनेगा। एंड वन फर्दर मोल ऑफ H2O2 बनाएगा RO। So this compound is called the alkyl borate. This step is called the alkyl borate. So this is the oxidation step. And now अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं, सो बोरॉन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे लगेगा H और बोरॉन पे लगेगा OH, तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स ROH प्लस H3BO3। ये तो हम लोगों ने इनऑर्गेनिक पे देख चुके हैं किस तरीके से ये हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाटर का H उसके साथ लगेगा और वाटर का OH बोरॉन के साथ लगेगा, तो बोरॉन बन जाएगा H3BO3 और हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। यानी जहां पर हमारे पास पहले BH2 था वहां पर हमारे पास OH बन जाएगा। यानी फाइनल रिएक्शन पे अगर मैं देखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैंने डाला B2H6 H2O2, बेसिक हाइड्रोलिसिस जनरली हम प्रेफर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, NaOH, तो बन जाएगा CH3CH2OH। इफेक्टिवली यहां पर एडिशन ऑफ वाटर हुआ, वो हम देख सकते हैं। तो ये क्या स्पेशल है ये वाला एडिशन? मान लो थोड़ा सा नॉन सिमेट्रिक केस लेते हैं और हम ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और सेम रिएजेंट जो है वो हम डालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो बनेगा, नाउ यहां पर देख सकता हूं, दिस इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड एंड दिस साइट इज अ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, CH3CH CH2BH2 बनेगा पहले, यानी बोरॉन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड पर लगेगा और जहां पर बोरॉन लगता है वहीं पे तो आता है OH। सो दोस्तों ध्यान दो, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। यानी ट्राई टू रियलाइज दिस रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन का प्रोफाइल जो है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन की खासियत क्या है, क्यों ये रिएक्शन को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? दिस गिव्स मी एंटी मार्कोनिकॉव addition of water without rearrangement. It gives me the anti-Markovnikov addition of water without rearrangement. So, मैं 3 रिएक्शन को अब साथ में लिख रहा हूं, ध्यान देना। अगर मान लो मेरे पास है ये वाला रिएजेंट, सॉरी,
5 मेंबर्ड रिंग, उसके ऊपर यहां पर एक पाई बॉन्ड। इस पे अगर मैं पहले डालता हूं H प्लस वाटर, तो क्या होगा? पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा क्या होगा? तो यहां पर प्लस, एंड ये कार्बोकैटायन शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा, एंड फाइनली यहां पर H2O का अटैक से तो वी गेट मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर विथ रीअरेंजमेंट। अगर इस पर मैं डालता हूं HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4, तो क्या होगा? इट विल बी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर OH, और लास्ट में अगर मैं ऑक्सीमर्क्यू बोरेशन डिबोरेशन कर देता हूं, तो यहां पर OH लग जाएगा, B2H6 H2O2 NaOH वाटर, तो वी गेट एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर। तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो है हमें अलग अलग मिलने वाला है। देख लो ये तीनों के तीनों एक साथ, एक पहला वाला मार्कोनिकॉव विथ रीअरेंजमेंट, दूसरा वाला मार्कोनिकॉव विदाउट रीअरेंजमेंट, एंड थर्ड इज एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है। अच्छा, बाय द वे और क्या क्या करते हैं इसमें जो हमारा बना था R3B। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन जो करवा देते हैं वो है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ठीक है। सो R3B, इस पर अगर मैं H प्लस और वाटर डाल दूं, ठीक है, इस पर अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं डायरेक्टली, तो हमारे पास बन जाएगा RH कार्बन और बोरॉन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पर H लग जाएगा और बोरॉन पे जो है वो OH ऐड हो जाएगा। तो इफेक्टिवली हम देख सकते हैं हम लोगों का यहां पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। यानी अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर मैंने पहले डाला B2H6 एंड फिर उस पर H प्लस वाटर अगर मैं डाल दूं, तो ये हमारा स्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में, CH3 CH2 CH3। तो ये रिडक्शन के काम में भी यूज होता है। या फिर और क्या रिएक्शन पे यूज करते हैं? और एक ही है, दैट इज द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग में हम क्या करते हैं? R3B, इस पे अगर AgNO3 के प्रेजेंस में अमोनिकल AgNO3, और अगर हम हीट करते हैं तो द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज RR। ये विदाउट मैकेनिज्म याद रख लो। तो इस तरीके से हम कपलिंग भी करवा सकते हैं। तो अगर एल्कीन को लेकर उस पर रिडक्शन करना है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर करना है, या फिर अगर हमें कपलिंग करवाना है,
तो इन दैट केस हम इस रिएक्शन का यूज जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, स्टीरियो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर मान लो ड्यूट्रियम डी लगा दिया स्टीरियो को देखने के लिए। इस पर अगर मैं B2H6 H2O2 NaOH वाटर यूज कर दिया। अच्छा, BH2 किस तरफ लगेगा? ऑब्वियसली नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ स्टेरिक इन्फ्लुएंस कम है। H जो लगेगा वो हमारा ऊपर लगेगा। H और BH2 सेम साइड पर लगेगा, और जहां पर BH2 लगता है वहीं पर तो हमारा OH आता है। तो H और OH जो होगा वो भी सेम साइड पर लगेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। साफ साफ देख सकते हो, अगर CH3 वेज पे गया तो यहां का OH यहां का H जो है वो हमारा डैश पर आएगा, और यहां पे अगर D जहां पे CH3 है वहीं पर D जाएगा, क्योंकि H और OH सेम साइड पे लगने वाला है। ये हमारा 50% बनेगा, प्लस ऑप्टिकली एक्टिव है तो उल्टा भी तो होगा, यानी H का वेज CH3 का डैश, H का वेज है तो OH का भी वेज, एंड ऑटोमेटिकली ड्यूट्रियम जो है वो हमारा इस तरीके से डैश पर जाने वाला है। तो दिस इज द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ना कार्बोकैटायन है ना नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, इट प्रोसीड्स वाया अ साइक्लिक 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेप। ओके दोस्तों, तो डबल बॉन्ड का और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वाया साइक्लिक इंटरमीडिएट का, और वो है हमारा ओजोनलाइसिस रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग अलग चैप्टर्स में काम आएंगे, तो हम पूरा ओजोनलाइसिस को यहीं पर देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम कोई भी एल्कीन या एल्काइन पर ओजोन डाले और वहां पर हम डाल दे वाटर, यानी बेसिकली हम हाइड्रोलिसिस करें, तो बेसिकली ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारा क्लीव करता है, और यहां पर लग जाता है O, और यहां पर भी लग जाता है O। ठीक है, तो क्या है वो मैकेनिज्म, इसके बारे में एक बार देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन? ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? O पे प्लस, O पे माइनस। ना सबसे पहले ये वाला O पे प्लस है, तो ये अपना लोन पेयर को वापस लेना चाहते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन पर अटैक करता है। दिस बॉन्ड जंप्स ओवर हियर, एंड उसी स्टेप में ये जो O माइनस है ये हमारा दूसरा कार्बन पर जाके करता है अटैक, और अटैक करते हुए सबसे पहले जो इंटरमीडिएट बनाता है O, now this is called monoozonide. Now due to the two peroxy linkages, this is highly unstable. And hence it rearranges instantly. क्या होता है इसमें रीअरेंजमेंट पे? ये वाला लोन पेयर यहां पर जंप, ये वाला बॉन्ड यहां पर, एंड यहां पे ये वाला बॉन्ड करता है ओपन। सबसे पहले ये लोन पेयर यहां पर जंप करता है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड टूटता है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर खुलता है विद द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस,
और दूसरी तरफ जो बन जाता है वो बन जाता है now this O minus attacks this carbonyl carbon with the opening of this bond and जो बनता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड O O पे प्लस. Now in the next step ये यहां पर अटैक, इसका यहां पर होता है ओपनिंग और ओपनिंग होते हुए बनता है दिस इज कॉल्ड ओजोनाइट. दिस इज कॉल्ड ओजोनाइट. तो सबसे पहले ओजोन के साथ रिएक्ट करके एल्किन में इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कॉल्ड ओजोनाइट. एंड नाउ दिस ओजोनाइट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. तो जैसे हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस देखे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ लगेगा H और कार्बन के साथ लगेगा OH. तो उसी लॉजिक पे आगे जाते हुए ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड OH यहां पर लग जाएगा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पर बन जाएगा OH, ऊपर जो है वो बन जाएगा H2O2 और सिमिलरली यहां पर भी बन जाएगा OH और OH. नाउ ये जेम डाइऑल है, इंस्टेंटली ये डिहाइड्रेशन होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा और निकलते हुए बन जाएगा इस तरीके से. ड्यूरिंग द ओजोनलिसिस जो हमारा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है वो हमारा क्लीव करता है और क्लीव करके दोनों तरफ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो हमारा हो जाता है. ठीक है, तो ये ओजोनलिसिस का मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए. जो साइक्लिक इंटरमीडिएट्स बनता है यहां पर मोनोओजोनाइट एंड एज वेल एज ओजोनाइट, ये दोनों के दोनों हमें पता होना चाहिए. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, नोट. एज ए बाई प्रोडक्ट H2O2 is formed which is an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण जो हमारा कार्बोनिल बनता है, इफ प्रोडक्ट इज a ketone, then अगर प्रोडक्ट कीटोन है देन there is no further reaction तो कीटोन होने पे तो जो बनाए हो वहीं पर खत्म कर दो, उसमें H2O2 आगे कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं डाल पाएगा. बट इफ प्रोडक्ट is a aldehyde, then
H2O2 will further oxidize it. अगर प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड है तो H2O2 आगे उसको फर्दर ऑक्सीडाइज जो है वो हमारा करने वाला है, यानी RCHO H2O2 के प्रेजेंस में बन जाएगा RCOOH। RCHO H2O2 के प्रेजेंस में बन जाएगा RCOOH। यानी अगर तुम्हारे पास जो ओजोनलिसिस के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो हमारा एल्डिहाइड है तो उसको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाना है। इसके अलावा इसका भी एक स्पेशल केस बन सकता है, इफ प्रोडक्ट is a formaldehyde. अगर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, देन H2O2 will oxidize it to CO2। अगर प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, तो H2O2 उसको ऑक्सीडाइज करके सीधा CO2 तक ले जाएगा, मतलब ACHO H2O2 C डबल बॉन्ड OH OH माइनस H2O तो बन जाएगा CO2। वाटर का रिलीज के बाद बन जाएगा हमारा CO2। तो दोस्तों यह है हमारा ओजोनलिसिस का मैकेनिज्म। अच्छा, यहां पर सवाल उठ सकता है, अगर हमें एल्डिहाइड ही चाहिए तो इन दैट केस क्या करें? तो इफ वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन, if we want to stop the reaction at aldehyde, then we have to use any reducing agent which can consume H2O2 or any excess O3। हो सकता है ओजोन कुछ एक्सेस में रह गया हो, उसको भी हमें कंज्यूम कर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमें डालना पड़ेगा। जनरली वी यूज जिंक और मिथाइल सल्फाइड Me2S। ये दोनों स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होती है इनको कंज्यूम करने के लिए। और ये वाला जो टेक्निक होता है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इस पर नॉर्मल ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करूं, यानी ओजोन या फिर वाटर डाल दूं, ओजोन के साथ वाटर डाल दूं,
तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा CH3 CHO और साथ पे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO. Now CH3CHO will get further oxidized to CH3COOH and HCHO will get further oxidized to CO2. अगर नॉर्मल ओजोनोलिसिस करोगे फिर तो हमारे पास एसिटिक एसिड और CO2 जो है ये दोनों हमारा फॉर्म हो जाएगा. लेकिन वहीं पर अगर मैं O3 प्लस जिंक और साथ में वाटर डालूं तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेप जो है वो हमारा नहीं होगा और फाइनल प्रोडक्ट की तरह एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड जो है वो हमारा यहां पर बन जाएगा. O3 प्लस ZnH2O बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड और साथ में फॉर्मल्डिहाइड. अच्छा, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ एल्काइन? अगर एल्काइन पे डालूंगा तो क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड R डैश. इस पर अगर मैं ओजोन ऑब्लिक वाटर डाला, ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इन दैट केस क्या होगा देखते हैं. तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल अटैक होता है, एक पाई बॉन्ड का यहां पर अटैक, दूसरा वाला O माइनस का ये वाले कार्बन पर अटैक और बन जाएगा हमारे पास मोलो ओजोनॉइड C डबल बॉन्ड C O and now in the next step exactly similar what happened with alkene. R C double bond O C double bond O O minus R dash. In the next step O माइनस का ये वाले कार्बन पर अटैक, तो क्या बन जाएगा? RC O माइनस C O and now यहां पे इसका अटैक, so this is the ozonide in the case of alkyne and उसके बाद इस alkyne के केस में हाइड्रोलिसिस करेंगे. तो बन जाएगा RCOH OH 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 R डैश और साथ पे बनेगा H2O2 and then minus water RC double bond O प्लस H2O2. अब ये वाला जो है ये H2O2 क्या करेगा, यहां पर बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको क्लीव कराएगा
और क्लीव कराते हुए बनाएगा RCOOH प्लस R-COOH। अगर मैं H2O2 को कंज्यूम नहीं कराया तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तक सीधा ले जाएगा। यहां पे H2O2 का मनी मन OH OH में तोड़ लो, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करा के इसमें एक OH लगा दो, इस पे एक OH लगा दो, तो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। अगर तुम जिंक डाल के रखोगे तो ये नेक्स्ट वाला लास्ट वाला स्टेप जो है वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो अगर रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करवाता हूं इन द केस ऑफ अल्काइन O3 जिंक H2O, the product will be तो विसिनल डाइकीटो जो है वो हमारा यहां पर बन जाएगा। अदरवाइज अगर तुम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालते हो तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाने वाला है। सो दीज आर ऑल द मैकेनिज्म्स दैट वी आर गोइंग टू डील विथ इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इन पे सारे के सारी बातें हम कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज ओवर एंड नाउ वी मूव ऑन टू nucleophilic addition and free radical addition. Okay.